हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी का चैप्टर 2 क्या लिखूं को, जिसके जो लेखक हैं वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि परीक्षा में निबंध लिखने को कहा जाए, लेकिन समझ ही ना आए कि आखिर लिखें क्या? विषय आपके सामने हो, पेन हाथ में हो, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए। यही समस्या हर विद्यार्थी के जीवन में कभी ना कभी आती है। प्रसिद्ध निबंधकार पंडित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने प्रसिद्ध निबंध क्या लिखूं में इसी रोचक और हास्यपूर्ण स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि निबंध लिखना केवल शब्दों को जोड़ना नहीं है, बल्कि विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने की एक कला है। व्यंग, हास्य और आत्मकथात्मक शैली के माध्यम से लेखक ने निबंध लेखन की कठिनाइयों को बहुत ही रोचक बना दिया है। सो आइए हम लोग इन पूरे निबंध को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का इस निबंध को एक-एक लाइन में समझते हैं, लाइन बाय लाइन सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, लेखक कह रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। सही बात है। तो उनका कहना क्या है? कवि का कहना है कि अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, जिनका नाम है ए.जी. गार्डिनर। इनका कहना है, यानी कि कथन है कि लिखने की क्या होती है, एक विशेष मानसिक स्थिति। मतलब हम लोग कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखने वाले होते हैं, तो लिखने के लिए हमारे मन में उनके प्रति क्या होना चाहिए? उत्सुकता होना चाहिए। हमारा जो मानसिक स्थिति इच्छुक होना चाहिए कि हम कुछ लिखने वाले हैं। क्या हम लोग लिखें? तो वो हमारे मन में चलना चाहिए। अगर हमारे मन में ना चलेगा, हम लिखने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, मन ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखें? उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी आफुर्ती सी आती है। उमंग मतलब होता है खुशी, और हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति मतलब कि उत्तेजना, लिखने की, कुछ करने की क्या होती है? उत्तेजना होती है। मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। आवेग का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे विचारे कुछ भी कर लेने की अंतर प्रेरणा। अ, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। मतलब हृदय से, मन से सोचकर हम उन चीज़ को लिख ही देते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है, हेट टाँगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। मतलब कि अगर टोपी को कहीं टाँगना हो तो कोई भी खूंटी चलेगा, कहीं भी हम लोग टाँग सकते हैं। तो इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये समझिए कि खूंटी को जो हम लोग समझेंगे, ये हेट को पहले हेट समझते हैं। हेट को हम लोग क्या समझेंगे? आंतरिक भाव, आंतरिक विचार। तो विचार के लिए कोई भी खूंटी, मतलब कि खूंटी को हम लोग किससे समझेंगे? विषय से, साधन से। तो विचार को लिखने के लिए कोई भी विषय काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए मन के भाव, मनोभाव बोला जाए तो मन के भाव। तो मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय क्या होता है? उपयुक्त है। असली वस्तु हैट होता है, खूंटी नहीं। खूंटी कोई भी चलेगा, लेकिन हैट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया, हैट का मतलब है कि आंतरिक भाव, विचार। इसी तरह मन के भाव ही यथार्थ, मतलब कि सच्चाई, वास्तविकता। तो यथार्थ क्या है? वस्तु है, विषय नहीं। तो यानी कि विषय क्या मतलब? साधन नहीं। तो सबसे ज़रूरी क्या है? भाव है। मन के भाव रहेंगे, मन की सच्चाई रहेंगे, लिखने के प्रति जागरूक रहेंगे, उत्सुकता रहेंगे, तभी हम लोग किसी चीज़ को लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? विषय सिर्फ़ रहना ज़रूरी नहीं है। विषय का कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं। विषय तभी इम्पोर्टेंट है जब हमारे मन में लिखने की चाहत हो। अब आगे देखिए। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं है।
तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो गार्डनर साहब, तो गार्डनर साहब कौन है? अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार। और इसके यथार्थता मतलब कि सच्चाई, वास्तविकता, इसकी वास्तविकता में मुझे कोई संदेह नहीं है कि उसने जो बताया है लिखने के लिए, वो सही है या फिर नहीं। तो भई वो जो भी बताए हैं लिखने के लिए, निबंध के लिए, वो 100% सत्य है, उसमें लेखक को कोई संदेह नहीं है। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। तो मतलब हमें कुछ अगर लिखना हो, किसी चीज़ का लेख करना हो, निबंध लिखना हो, उनके लिए हमारा जो मानसिक स्थिति है, उनका अनुभव ही नहीं किया मैंने कि भाई मैं क्या लिखूँ? जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। उत्थित मतलब समझे? उत्थित बोला जाए तो उठा हुआ, मन में उठने वाले विचार। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो मतलब मुझे अगर कुछ लिखना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। तो ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। किसके लिए भाई? 2 लड़की यहाँ पर है, नमिता और अमिता। इनके लिए जो राइटर है, कवि हैं, ये जो पोएट है, वो क्या कह रहे हैं कि आज मुझे नमिता और अमिता के लिए निबंध लिखना ही होगा। तो लिखना होगा, तो इनमें कौन-सा? तो नमिता का आदेश है, तो नमिता का क्या आदेश था कि भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसका क्या मतलब है कि दूर की चीज़ें या फिर स्थितियाँ वास्तविक रूप से अच्छी नहीं होती है। तो वास्तविक रूप में जितनी अच्छी दिखती है, सामने जो चीज़ जितनी अच्छी होती है वो रियल में अच्छी नहीं होती है। एंड उसमें कहीं अधिक सुंदर, आकर्षक और सुखद दूर से ही प्राप्त होते हैं। अगर कुछ देखा जाए तो दूर के चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि दूर के चीज़ ज़्यादा आकर्षक होते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर। इस विषय पर लिखूँ। तो भई यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो जो लेटर अ, ले ले निबंध लिखेंगे कवि, वो लिखेंगे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसी विषय पर। तो इसका विषय कौन-सा है? दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ध्यान देना। तो इस विषय पर लिखूँ। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार, तो अमिता का क्या आग्रह है कि समाज सुधार पर लिखा जाए। ये दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। तो ये कोई विद्यार्थी हैं जिनका कहना है कि मुझे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इस विषय पर निबंध लिखना है, मुझे नहीं लिखना आता है और मेरे परीक्षा में ये 2 बार आ चुके हैं। तो मुझे लिखना नहीं आता, प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो ये अपने टीचर से कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर के ढोल सुहाने अवश्य होते हैं, पर क्या करें? पर क्या वे इतने सुहाने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके, है ना? तो ये कह रहे हैं कि दूर के चीज़ बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या वो इतने अच्छे होते हैं कि उनके बारे में हम लोग 5 पेज लिख सकें? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अगर तो क्योंकि वो उसमें एक लड़की के क्या नाम है आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो लड़की है, अमिता नाम का, ठीक है? अमिता नाम की, तो अमिता नाम की एक लड़की जो है, इनका क्या कहना है कि समाज सुधार पर लिखे। ये जो इसने तो एक नमिता ने तो एक यहाँ पर ये दे दिया, आदेश दे दिया कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बट अमिता का कहना था कि वो समाज सुधार के अकॉर्डिंग लिखा जाए। तो वही है, समझिए ध्यान से। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, दूर के ढोल सुहाने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहाने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े-बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूँ? कैसे लिख दूँ? तो विज्ञों, विद्वान, विज्ञों का मतलब होता है विद्वान। अ इसमें भी विरोध है कि उसको 5 पेज में कैसे लिख दूँ? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूँ। सम्मति मतलब क्या होता है? सहमति, स्वीकृति, अनुमति, राय, तो ये सब जान लूँ।
पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध क्या है, एक अच्छा निबंध क्या होता है, ये समझ लूँ। क्या और वह कैसे लिखा जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम आज एक अच्छा निबंध लिख पाएँगे। तो ये नहीं कि निबंध कुछ भी लिख दें, ऐसा तो नहीं ना, कि निबंध जो लिखें वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। पढ़ने वाला जो पाठक हो उनके मन को भा जाए, उनके मन को पसंद आ जाए, मन प्रसन्न हो जाए, दिल खुश हो जाए। तो ऐसे निबंध लिखा जाना चाहिए। तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएँ देखी। तो रचनाएँ देखने से पता चलेगा कि हमें किस तरह से एक आदर्श निबंध लिखना है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। तो क्या देखा कि यहाँ पे लिखा है कि एक विद्वान का कथन है, कहना है, कि जो निबंध होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। तो 5 पेज ज़रूरी नहीं है कि लिखना निबंध में, 5 पेज नहीं लिखना है, 1 पेज ही लिख दें, 2 ही पेज लिखें, लेकिन वो सुपर हो जाए, मज़ा आ जाए, बहुत बड़ी बातें उस पे आ जाएँ। क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती है। छोटे जो निबंध होगा एक सुंदर तरीके से लिखा जाएगा, विशेष बातों को वहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस कथन को मान लेने में ही मेरा क्या है लाभ है कि जो निबंध हो वो बड़ा नहीं हो, वो छोटा ही हो। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूँ क्या? लिखूँ कैसे? लिखूँ कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है, क्या है? कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना है कि जो निबंध होते हैं उसके 2 प्रधान अंग होते हैं। कौन-कौन से अंग? सामग्री और शैली। सामग्री का मतलब होता है इंग्लिश में कंटेंट। कंटेंट दूसरा क्या होता है? शैली। शैली का मतलब होता है भाई स्टाइल। स्किल्स, स्टाइल। तो ये दोनों चीज़ के बिना निबंध सही से लिखना संभव नहीं है। कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ-साथ स्टाइल होना चाहिए लिखने की। सो आगे यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो मुझे सामग्री एकत्र यानी कलेक्ट करनी होगी। पहले तो हमें कंटेंट खोजना होगा, फिर उसमें विचार समूह संचित करना होगा एंड इसके लिए मुझे मनन करना होगा। मनन करना चाहिए, यहाँ पर मनन का क्या मतलब होता है भैया? मनन का मतलब होता है किसी विषय, बात या ज्ञान पर गहराई से विचार करना। तो हमें मनन करना चाहिए, गहराई से विचार करना चाहिए। तो यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, जो भी व्यक्ति जो भी मनुष्य, जो भी इंसान जिस विषय का अच्छा से अध्ययन किया है, स्टडी किया है, पढ़ाई किया उसके बारे में, उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। सही बात है, अगर आपने इंग्लिश का पढ़ाई किया है तो आपके माइंड में इंग्लिश आएँगे। आपने साइंस को सही से पढ़ा है तो साइंस आपके माइंड में साइंस के बारे में आएँगे। जिस चीज़ के बारे में जिस चीज़ का आपने सही से अध्ययन किया है, उसके बारे में आपके माइंड में आते रहेंगे। पर यह कौन जानता था कि जो धूड़ के ढोल सुहाने पर निबंध लिखने की आवश्यकता होगी? तो भाई ये कौन जानता था कि कोई साइंस अच्छे से पढ़े, इंग्लिश पढ़े, कोई कोई सोशल सोशल साइंस अच्छे से पढ़े, कोई मैथ्स के बहुत सुपर हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात कौन-सा आ जाता भैया कि दूर के ढोल सुहाने पर भी निबंध होना चाहिए। तो ये क्यों भाई? ऐसा आखिर ये कैसे निबंध, ये क्या निबंध है? तो यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। मतलब कि इस बारे में सोच लेता, खोज लेता कि अगर हमें स्टूडेंट्स को ये समझाना है, अगर हमें नमिता-अमिता को ये बताना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो उसके बारे में हम पहले ही देख लेते ताकि उन्हें अच्छा से बता पाते। ये तो अलग-सा निबंध आ गया भैया। तो चलिए समझते हैं आगे क्या है। पर समय नहीं है, अब तो समय नहीं है इस चीज़ का कि भाई कहीं जाके अनुसंधान करें, कहीं खोज करें इसके बारे में, पुस्तकालय जाके देखें। अब तो समय है ही नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटे में 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है, विश्वकोश का मतलब क्या समझे? वह ग्रंथ जिसमें संसार के सारे विषयों का विवरण होता है, वह भंडार जिसमें विश्व की सारी वस्तुएँ संग्रहित हो जाती है। तो देखिए, ये जो आपके विश्वकोश है, ऐसे-ऐसे कठिन शब्द आपके बुक में ही दिए हुए हैं
जब आप लोग देखेंगे शब्दार्थ जहाँ पर आपका शब्द संपदा होगा, वर्ड्स के मीनिंग होंगे, वहाँ पे आप जाके चेक करेंगे कठिन शब्द का मीनिंग दिया होगा, विश्वकोश भी वहाँ पे मेंशन है। तो देखिए ये सब आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो भई यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। तो ये कवि जिस समय लिख रहे थे उस समय टेक्नोलॉजी जो है कि विकसित नहीं थी। जो मोबाइल जो अभी हम लोग कुछ भी करते हैं, धड़ाधड़ मोबाइल में देखते हैं, निकालना होता है, कुछ भी जानना होता है तो मोबाइल में सर्च करते हैं, धड़ाधड़ निकल जाता है, आ जाता है। है ना? एकदम 1 सेकंड में एकदम कुछ भी सर्च करें सेकंड में आपका आ जाता है। लेकिन उस समय तो वो नहीं था। उसके पास मोबाइल भी नहीं थे इस तरह के जो ऐसा कुछ कर पाएँ। समझा गया? तो वो जो भी लिखेंगे अब विवेक से लिखेंगे, अपने माइंड से लिखेंगे, अपने समझ से लिखेंगे। आगे। विज्ञों का कथन है यानी विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। मतलब निबंध लिखना है तो उसके बारे में पहले रूपरेखा बनानी चाहिए। रूपरेखा का मतलब ये कि प्लानिंग कर लें कि भाई हमें किस चीज़ के लिए लिखना है, क्या लिखना है। वो जो हमारा पॉइंट था, वो जो हमारा विषय था, ठीक है? जो दूर के ढोल सुहाने वाली, वो उनके हमें क्या करना चाहिए, एक रूपरेखा प्लानिंग करना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए कि भाई क्या-क्या लिखें, जो इनसे मैच हो। एंड आगे है, अतएव इसी वजह से सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहाने की रूपरेखा बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है ना? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरा माइंड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि जो ये जो है दूर के ढोल सुहाने, इसके बारे में क्या लिखूँ, क्या बनाऊँ, क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ? ठीक है? ऐसा कुछ। तो निबंध लिख लेने के बाद उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूँ, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब मतलब विद्वान लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? मतलब क्या कर रहे हैं, जो भी विद्वान है, जो निबंधकार है, निबंध लिखने में जो एक्सपर्ट है, माहिर है, तो क्या वो लोग पहले से ऐसा करते होंगे क्या? और यहाँ पे लिखा है एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। तो इनको ये भी पता है कि लेखक के बारे में कि जो एजी गार्डनर बनाते हैं कोई भी ऐसे को तैयार करते हैं, इंग्लिश में उसे ऐसे बोलते हैं निबंध को। तो ये निबंध को जब तैयार करते हैं तो उनके बारे में वो ज़रूर सोचते होंगे, बहुत ही कठिनाई से वो तैयार करते होंगे। उन्होंने लिखा है कि लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। तो आपने क्या देखा कि जो कवि कह रहे हैं, जो एजी गार्डनर है, इनका कहना है कि वो लेख सिर्फ़ लिख देते हैं, बट इनका जो शीर्षक है, इनको बनाने के लिए इनका जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है जो निबंध के तो इनके शीर्षक बनाने के लिए वो अपने दोस्त को दे देते हैं। दोस्त उनके जो ये भार उठा लेते हैं, दोस्त पर छोड़ देते हैं। तो उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी। तो शेक्सपियर कौन है भई? यहाँ पे जिस शेक्सपियर की बात हुई है, ये कौन है भाई? इसका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर। ये अंग्रेजी भाषा के सबसे महान कवि, नाटककार और क्या है अभिनेता थे। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई हुई होगी। जब वो नाटक लिखते होंगे ना, शेक्सपियर क्या लिखे? नाटक लिखे। तो इंग्लिश में इन्होंने नाटक लिखा और इन्हें नाटक लिखने में बहुत ही कठिनाई हुई होगी भाई जब उन्होंने लिखा होगा। जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी, उतनी ही कठिनाई उसको लिखने में भी हुई होगी। तो आगे है, आगे क्या है? तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रख दिया, जैसा तुम सोचो। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लेखक है वो उलझन में पड़ जा रहे हैं क्योंकि उसको विषय दिया गया है इस तरह से लिखने के लिए कि दूर के ढोल वाला सुहाना, तो ये बात उसके माइंड में जो है
कहीं न कहीं बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। अलग ही बिल्कुल अलग टाइप से कुछ पूछ लिया गया है, लिखने के लिए बोल दिया गया है। तो भाई ये बात है, ये जो नाम लिखा दिया गया है इनको लिखने के लिए, ये कुछ अलग-सा है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रख दिया जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो भाई रूपरेखा तैयार ना होगी। यहाँ पर जो जैसा तुम चाहो आपने देखा, ये शेक्सपियर ने बनाया। इसका नामकरण किसने किया? शेक्सपियर ने किया और इसको ये तो हिंदी में यहाँ दिया गया है बट इसका जो नाम है जो शेक्सपियर ने बनाया था, वो था ऐज़ यू लाइक इट। ऐज़ यू लाइक इट। तो ये, तो इसको किसने बनाया? शेक्सपियर ने बनाया। तो इन्होंने भी नामकरण के लिए सोचा होगा नाटक का नाम। तो ये शेक्सपियर के क्या भाई, ये नाटक के नाम है, इस जैसा तुम चाहो मतलब ये कि ऐज़ यू लाइक इट ये क्या है? नाटक का नाम है शेक्सपियर का। इसलिए मुझसे तो भाई रूपरेखा ही तैयार ना हो रहा भाई, मैं क्या करूँ? अब मुझे शैली मतलब स्टाइल, स्किल्स निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। मतलब भाषा में फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी क्या होता है कि बिना रुके, बिना अटके और एक सही गति में, एक सही स्पीड में अपनी बात कह पाना। इसके लिए वाक्य छोटे-छोटे हो पर एक-दूसरे से संबंध हो, मतलब मेल खाता हो, मिला-जुला हो। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे-छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। अपनी विद्वता का विद्वता मतलब होता है अपना ज्ञान, है ना? तो अपनी विद्वता मतलब अपनी ज्ञान का मास्टर हूँ। अपनी विद्वता का मतलब अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए वो क्या है? मास्टर है। अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। तो आधे पृष्ठ मतलब आधा पेज में। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। बाणभट्ट कौन है? महान कवि है जिन्होंने ये उपन्यास लिखा कादम्बरी। कादम्बरी विश्व का सबसे प्रथम क्या है? उपन्यास है। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता दुर्बोधता, गांभीर्य ला देती है। तो ये दुर्बोधता का मतलब क्या है? जो समझ में ना आए, जो आसानी से समझ में ना आए। गांभीर्य मतलब क्या है कि जो कठिनाई, गंभीरता ला देती है समझने में। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां मतलब कठिनाइयां डाल दी है। जो अज्ञों मतलब जो नासमझ है उनसे ना सुलझे। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी मतलब समझने से इनकार कर दिया। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अब कवि क्या कहते हैं? तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खड़े सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को क्या किया? अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया मतलब लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएँ हैं, मतलब खुद से लिखा गया क्या है? रचनाएँ हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है। उदात्त मतलब एक सही सोच, पवित्र सोच। ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की तर्कपूर्ण विवेचना। यहाँ पे आख्यायिका लेखक का क्या मतलब होता है? आख्यायिका लेखक का मतलब होता है ऐतिहासिक या फिर सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लिखने वाला लेखक। इनकी सूक्ष्म दृष्टि और नाविकों मतलब ना समझने वाले लोगों की गंभीर तर्कपूर्ण मतलब कठिन तर्कपूर्ण बातचीत, सोचने की क्षमता और विवेचना।
उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास होता है, यानी अत्यधिक खुशी रहता है। यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं कि मुझे एक अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई है। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें क्या कर रहे थे? 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की क्या कर दिया? पूर्ति कर दिया। और उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। और इस तरह क्या किया अमीर खुसरो ने? एक ही पद में आपने क्या देखा कि एक कविताएं बना डाली। खीर पकाई जतन से, चरखा चला दिया, चरखा दिया चला, और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो भाई ये तो प्रतिभावान थे। क्या थे भाई? प्रतिभावान थे ये। और यहाँ पे अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, खुसरो के जैसा क्या है, टैलेंट उसमें नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का क्या कर सकता हूँ? समावेश कर दूंगा। कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये तो इनको तो यही बनाना है, इसी निबंध को लिखना है, क्योंकि उनकी जो कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। कर्कशता, तो कर्कशता का क्या मतलब है भाई? कर्कशता मतलब होता है कठोरता, काढ़ापन। तो उनकी जो कठोरता वो दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कम्युनिकेशन कर देते हैं, और ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कोलाहल, कोलाहल का क्या मतलब होता है भाई? कोलाहल का मतलब होता है, आपको समझना चाहिए, बहुत से लोगों के एक साथ बोलने से होने वाला शोर या फिर हंगामा। तो ये कोलाहल क्या होता है? आपके ही चैप्टर में लिखे हुए हैं, शब्दार्थ में आप जब देखेंगे तो इस तरह से हो हल्ला कर लेता है। और जब उस नववधु के प्रेम, उल्लास, अत्यधिक खुशी, संकोच, आशंका और विषाद मतलब उदासी से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को, मतलब कर्कश, आप देखो फिर कर्कश आ गया, तो कर्कश मतलब आप क्या समझोगे? कि ऐसी ध्वनि जो सुनने में बेकार लगे, कठोर लगे, कर्कशता लगे, कड़ापन लगे, ध्वनि को मधुर बना देती है। तो सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिलकर तीनों क्या होते हैं? मिले रहते हैं। कलरव मतलब मधुर ध्वनि, कोमल ध्वनि। तो कोमल ध्वनि, उत्सव का प्रमोद और प्रेम संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता, कड़ापन समीपस्थ मतलब समीप आने लगते हैं, पास आने लगते हैं। यानी पास का लोगों को भी कूट नहीं प्रतीत होती है, और दूरस्थ लोगों के मतलब दूर के लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है।
तो देखो अब दिमाग में ये जोर डाला और ये निबंध बनाने का क्या कर रहे हैं, कवि प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब भाई इसका निबंध तो बन रहे हैं, बनेंगे। आगे है, यह बात सच है कि दूर रहने में हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता, मतलब सच्चाई की कठोरता का अनुभव नहीं होता। पर यही कारण है कि जो तरुण संसार के, तरुण मतलब क्या होता है भाई, तरुण का मतलब आपको ये समझना है, ये होता है जवानी। तो तरुण संसार यानी जवानी संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं अपनी बाल अवस्था और तरुण अवस्था, बाल मतलब बचपना और तरुण अवस्था मतलब जवानी से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल, बीते हुए काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों यानी जवानी के लिए उसे जवानी के लिए जैसे उज्जवल होता है, जवानी के लिए जैसे क्या होते हैं, भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए, तो जवानों के लिए क्या होते हैं, जैसे भविष्य उज्जवल होता है, समझिए अब अच्छा से, जवानों के लिए भविष्य जैसे उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए, बूढ़ों के लिए अतीत क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। कि भाई अतीत क्या किया, नहीं किया, अतीत में उन्होंने क्या किया, है ना, कैसे-कैसे ज़िंदगी जिए। तो ये सभी वृद्धों के लिए बहुत ही अ, एक उज्ज्वल होता है, बहुत ही आकर्षक चीज़ होता है। एक बहुत ही गहरी यादें हो जाती बन जाते हैं। किनके लिए? वृद्धों के लिए। वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। तरुण यानी कि जवान भविष्य का को वर्तमान में लाना चाहते हैं। जो जवान व्यक्ति होते हैं, तो जवान भविष्य को क्या करते हैं कि वर्तमान में लाना चाहते हैं कि जो भविष्य में हो वो वर्तमान में हो जाए उनके सामने। और जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई दूर चीज़ों को, अब देखो इनका बन रहा है ना, इनका कितना अच्छा बन रहा है, क्या बन रहा है? निबंध बन रहा है। कठोर देखो कह रहे हैं कि जो जवान लोग हैं, वो सोचते हैं कि जो आने वाले जो मस्ती है, मज़ाक अच्छा दिन है, वो जल्दी आ जाए उनका। वो दूर चीज़ क्या आ जाए, पास आ जाए, जल्दी आ जाए। और वृद्ध क्या कर रहे हैं, जो अतीत में हुआ, वो उनके पास आ जाए, वो अभी वर्तमान में आ जाए। तो दोनों क्या करते हैं, वर्तमान में आने की बात करते हैं। तो तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो होते हैं अतीत का गौरव के संरक्षक होते हैं। तो इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई है। तो हर काल में कोई न कोई सुधारक होते हैं, समझाने वाले होते हैं, है ना? तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। पर सुधारों का अंत कब हुआ? भाई सुधार बहुत सारे आते जाते हैं। सुधार दुनिया में हर समय, हर काल में पैदा होता है, ताकि लोगों का संतुलन बना रहे, लोगों का माइंड सही रह पाए, लोगों का कल्याण हो सके। तो इनका अंत कहाँ होगा? भारत के इतिहास में बुद्ध देव, ये भी क्या है? सुधारक है। महावीर स्वामी क्या है? सुधारक है। नागार्जुन सुधारक है। शंकराचार्य सुधारक है। कबीर क्या है? सुधारक है। नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। तो हर नया क्या काल में, हर काल में कोई न कोई सुधारक दुनिया में आते हैं। सुधारकों का दल नगर-नगर और गाँव-गाँव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए-नए दोष उत्पन्न हो जाते हैं, नया-नया दोष आते रहते हैं, नया-नया संकट आते हैं और नए-नए सुधार भी हो जाते हैं। तो ना दोषों का अंत होता है और ना ही सुधारों का। जो कभी सुधार थे, वही आज दोष हो गए। तो भाई कितना अच्छा निबंध बना डाले हैं। और इन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। और आगे यहाँ पर लिखा है कवि क्या लिखे हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है, जो जवान है, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, है कि नहीं? उनके स्थान में तरुणों मतलब जवानों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। फिर दूसरा कोई जवान बन जाएँगे और वह वृद्ध हो जाएँगे, जो भविष्य का स्वप्न देखेगा और दोनों के ही स्वप्न क्या हो जाएँगे?
सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। देखो कितना अच्छा से इन्होंने कवि ने भाई आखिर मेहनत करके, सोच के इतना इतना यानी इंस्पिरेशन लेकर, मोटिवेशन लेकर उन्होंने दूर के ढोल सुहाने होते हैं निबंध लिख ही डाले। तो आपने इस कहानी में क्या देखा? आपने बहुत ही कुछ देखा होगा कि मतलब एक निबंध लिखने के लिए कितना माइंड को लगाना पड़ता है। एक अच्छा आदर्श निबंध लिखने के लिए बहुत ही दिमाग लगाना, देखो उन्होंने बहुत सारे महान-महान विद्वान व्यक्ति के गुरु के, आचार्य के, मैं विद्वान से विद्वान लोगों का भाई ये देखा, समझा, उनकी जीवनी को देखा, उनके अतीत को देखा, उनके प्रेरणादायक विचार को देखा, तभी वो क्या किया, मोटिवेशन अपने अंदर में लेकर उन्होंने दूर के ढोल सुहाने होते हैं, एक निबंध लिख डाला। आप सोचो एक अलग सा, एक यूनिक सा निबंध लिख डाला, जो आम इंसान सोच भी नहीं सकते, उन्होंने ये निबंध लिख डाला। समझा गया? तो क्या अगर यही निबंध आपको मिल जाता, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, क्या इसके बारे में निबंध लिख पाते? नहीं लिख पाते। इतना आसान नहीं है। सो आपने ये देखा कि कोई भी चीज़ असंभव तो नहीं है, बट अगर आसान नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो हम लोग नहीं कर पाएँगे। हम लोग कर पाएँगे, अगर मेहनत करेंगे, सच्चे दिल में लगन होगी करने की, तो हम ज़रूर लिख सकते हैं कठिन से कठिन निबंध को भी। तो इससे यही सीखना चाहिए, इससे यही सीख मिलता है इस कहानी से कि कोई भी चीज़ कैसे लिखें नहीं सोचना है, उसे लिखने का प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, मेहनत करना है। एक दिन हम क्या हो जाएँगे, सफल हो जाएँगे। सो ये कहानी का एंडिंग है, हम लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और कैसा लगा आपको स्टोरी? ये स्टोरी आप लोग का बताना कि कैसा, मज़ा आया ना स्टोरी में, समझ में तो आया ना? कमेंट करना कि सर मज़ा आ गया, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा क्लास आपको इसी चैनल में मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जॉनस ब्लेसन्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।